भारत में भी हम गंगा यमुना की बात करते हैं, नदियां। इनके यहां चाहे हम टेम्स की बात करें, किसी और नदी की बात करें, रिवर सिस्टम है। रिवर सिस्टम मतलब नदी तंत्र। दूसरी बात, नदी है और समंदर भी है। ये देखिए, नदी भी है और समंदर भी है, इसलिए हार्बर से बंदरगाह है। जब ये बंदरगाह है तो व्यापार के लिए अनुकूलन की स्थितियां हैं। एक बात और आती है कि यहां पर बहुत मात्रा में कोयला था। ये यहां की ज्योग्राफी बताई जा रही है। अभी क्या है बैकग्राउंड इनका, यहां बहुत मात्रा में कोयला था। और एक जो मैंने पहले आपको बताया था कि यूरोप से सेपरेट होने के कारण, देखिए ये फ्रांस है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, ये यूरोप का भाग है, ये बिल्कुल यहां से सेपरेट है, बीच में समुद्र है। तो इस कारण से कभी इन पर फॉरेन अटैक नहीं हुआ। ये दुनिया के इतिहास में एक विशिष्ट बात है कि ये ऐसा देश है, इसने सारी दुनिया पर अटैक किया, तो इस पर किसी ने अटैक नहीं किया, हिटलर को छोड़ करके। तो कहते हैं 1941-42 में जब हिटलर ने इन पर अटैक किया, तो अटैक का मनोविज्ञान क्या होता है और उसके खिलाफ मानव के मन में कितना डर बैठता है, यह इंग्लैंड वालों ने पहली बार जाना। ऊपर से हिटलर का बम्बार्डमेंट शुरू हो गया था, पैराट्रूपर्स आ चुके थे। हालांकि चर्चिल सब रोक पाने में सक्षम रहे, लेकिन चर्चिल के भी उस वक्त के जो भाषण हैं वो सारे भाषण डिफेंसिव हैं, कैसे अपने को बचाना है। तो इस तरह से इन्होंने सदैव आक्रमण किया। मिलिट्री साइंस यानी युद्ध विज्ञान, सैन्य विज्ञान के अंतर्गत पहला नियम यह होता है कि युद्ध मेरी भूमि में नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि मेरी भूमि में लड़ा जाएगा तो मुझे नुकसान होगा, इसलिए युद्ध दूसरी की भूमि में जाकर लड़ेंगे। तो आप देखेंगे इंग्लैंड में ने इस दुनिया में आधुनिक काल में सबसे ज्यादा युद्ध लड़े, लेकिन एक अपनी भूमि में नहीं लड़ा। इससे इनके यहां तो शांति रही, वो दूसरे के यहां जाकर अशांति कर दी। तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्वेजन, किसी भी आक्रमण से ये लोग क्या रहे, सुरक्षित रहे, मुक्त रहे। क्लोज यूरोपियन मार्केट जो बनाओगे, छोटे उद्योग हुआ करते थे, जैसे भारत में कुटीर उद्योग होते थे, घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग हुआ करते थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज, उसी तरह से इनके यहां भी होते थे। तो इनका जो बाजार था वो इंग्लैंड में भी था और यूरोप में। देखिए, यूरोप दूर होते हुए भी पास है, कुछ ही नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस आपको साफ दिखाई दे रहा है सामने, पानी देख लीजिए कितना सही है, लेकिन दूर है, आइसोलेटेड है। तो क्लोज मार्केट्स भी थे और व्यापार के लिए इनकी अनुस्थितियां अनुकूल थी। ये इंग्लैंड का पर्सपेक्टिव आता है। यह केवल क्लियर पिक्चर आप देख सकते हैं। ये वेल्स बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, ऊपर का पार्ट स्कॉटलैंड है, इधर नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड, और ये इंग्लैंड है। इस साइड में नॉर्थ सी, इस साइड में इंग्लिश चैनल। हम इस प्रोसेस को पूरा पढ़ रहे हैं कि आखिर इंग्लैंड में ही क्रांति क्यों हुई। आप में से जो लोग यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, वहां अक्सर सवाल यही आता है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में, सामान्य सवाल है, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई और इसका प्रभाव क्या रहा। एक मैं आपको राइटर का नाम बताता हूं, जिनका नाम है E.H. कार। E.H. कार एक बहुत ही जाना माना नाम है दुनिया के इतिहास में। इन्होंने एक किताब लिखी, व्हाट इज हिस्ट्री। यह सबसे इनकी लोकप्रिय किताब है और अक्सर पूछी जाती है सब जगह, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। इस किताब में ये एक बात कहते हैं कि इतिहास कारणों का अध्ययन होता है। हिस्ट्री इज ओनली बेस्ड ऑन काउजेशन प्रिंसिपल। कार्य कारण सिद्धांत पर इतिहास काम करता है, अर्थात इतिहास में हम कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, ये वाई, क्यों, WH लगा दिया हमने सब जगह, व्हेन, कारण पढ़ते जा रहे हैं हम। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखा होगा, अक्सर यही आता है कि पानीपत के युद्ध के क्या कारण थे, अंग्रेजों के भारत में आने के क्या कारण थे, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के उदय के क्या कारण थे। सब जगह हम कारणों की चर्चा करते हैं। अब वो इतना रूढ़ बन गया
कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तो अक्सर वही पूछा जाता है। तो ईएच कार की ये जो बात आती है कि इतिहास कारणों का अध्ययन होता है, इतिहास कारणों का अध्ययन होता है, इस बात को हम इस ब्रिटेन इंग्लैंड के संदर्भ में समझ रहे हैं। तो पहली बात तो हमने ज्योग्राफी वाली बात कंप्लीट कर ली, दूसरी बात हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री वाली बात कंप्लीट कर ली, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य उनका कैसा था, राजनीतिक संरक्षण किस प्रकार था, राजा लोग संरक्षण भी देते थे, व्यापार में भागीदारी भी करते थे, और उनके जो भी वो प्रोत्साहन दे सकते थे उन सब का वो अपना इस्तेमाल करते थे। तो ज्योग्राफी की बात आई। अब एक बात यहां पर और समझने की है जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, वो है, इस पर आने से पहले एक मैंने कारणों में शब्द लिखवाया था, वाणिज्यिक क्रांति। वाणिज्यिक क्रांति, वाणिज्य, अभी हमने शुरुआत में बात की थी कि कोई भी उद्योग लगाने के लिए क्या चाहिए? मुद्रा, कैपिटल, पूंजी। पूंजी कहां से आएगी, पूंजी कैसे आएगी, अब इस बात पर चर्चा होनी थी। तो मध्यकाल में यानी 13वीं 14वीं शताब्दी तक यूरोप में पूंजी नहीं थी, इसलिए व्यापार वाणिज्य नहीं था। सामंतवाद ने इस व्यापार वाणिज्य को और रोका। धीरे धीरे क्या हुआ कि इंग्लैंड के कुछ भागों में पूंजी के, कैपिटल के कुछ क्लस्टर्स, समुदाय बनने लगे। एक आपने भारत में भी सुना होगा इस शब्द को, श्रेणी व्यवस्था। गिल्ड सिस्टम, इसको गिल्ड सिस्टम बोलते हैं, श्रेणी व्यवस्था। इस श्रेणी क्या होती थी? उनके यहां भी शब्द गिल्ड है, हमारे यहां हम श्रेणी शब्द बोलते हैं। और इसके अलावा मैंने भी पिछले लेक्चर्स में बात की थी, मैनर व्यवस्था, मैनोरियल सिस्टम। ये मैनोरियल सिस्टम तो जो है वो संबंधित है सामंतवाद से। सामंतों की जो पूरी लैंड की और सारा सिस्टम की पूरी व्यवस्था होती थी उसको मैनोरियल सिस्टम या मैनर व्यवस्था कहते हैं। और ये जो श्रेणी होता था, इसमें करते क्या थे, इसको आप समझ सकते हैं ठीक से। श्रेणी एक प्रकार के संगठन थे। श्रेणी क्या थे? एक प्रकार के व्यवसायिक संगठन थे। भारत में भी थे, भारत में श्रेणी नाम से है। ये एक प्रकार के ऐसे संगठन थे जिनमें व्यापारी, पूंजीपति, उद्योगपति, शिल्पी, ये सब मिलकर के अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाते थे, संगठन बनाते थे और अपने हितों का ध्यान रखते थे, और इस क्रम में वो राजनीति को भी प्रभावित करते थे। ये मूल रूप से श्रेणियों का काम था। तो यहां पर भी इस तरह की व्यवस्था थी। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे इंग्लैंड के पास 13वीं 14वीं शताब्दी तक पूंजी का थोड़ा थोड़ा जरा सा संकेंद्रण होने लगा। तो पूंजी का संकेंद्रण होने लगा। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मर्केंटलिज्म, यानी इसको हम वाणिज्यवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाणिज्यवाद। ये जरा शब्द समझ लेना, वाणिज्य और वाद। वाद कहते हैं आइडियोलॉजी के लिए, वाणिज्य मतलब कॉमर्स। कॉमर्स में व्यापार भी आता है। कॉमर्स अपना आप में एक ब्रॉड टर्म है और इसका एक भाग व्यापार होता है। व्यापार अर्थात लेन देन। लेन देन का माध्यम क्या होगा? एक जमाने में बहुत पहले जब हम इतिहास के शुरुआत की बात करते हैं तो वहां पर बार्टर एक्सचेंज होता था, वस्तु विनिमय। आपने कोई चीज दी, हमने कोई चीज ली, लेन देन। एक टाइम आया जब ये लेन देन का आधार पूंजी बन गया, इनके यहां भी और भारत के इतिहास में भी। पूंजी यानी कॉइन्स, सिक्का, मुद्रा। हालांकि पूंजी की परिभाषा अपने आप में बहुत व्यापक है। पूंजी का एक भाग, एक रूप होता है मुद्रा। तो इस रूप में वाणिज्यवाद आया, और इस वाणिज्यवाद का मतलब क्या है? इसमें पहला मतलब इसका पूंजी से है। और पूंजी के 3 रूप हमें पूरे विश्व के इतिहास में आज तक दिखाई दे रहे हैं। आज तक हमारे पास 3 पूंजी के रूप दिखाई दे रहे हैं। पहला भाग है व्यापारिक पूंजी, पहला भाग। दूसरा भाग है औद्योगिक पूंजी, और तीसरा भाग है वित्तीय पूंजी। भारत के संदर्भ में एक बड़ी फेमस किताब
रजनी पामदत्त ने लिखी। किताब का नाम था इंडिया टुडे, मॉडर्न इंडिया की बड़ी फेमस किताब है। उस इंडिया टुडे नाम की किताब में मार्क्सवादी दृष्टिकोण से उन्होंने भारत के संदर्भ में भी पूंजी के इन 3 रूपों का और 3 कालों के हिसाब से अध्ययन किया और करवाया है। तो यहां पर व्यापारिक पूंजी आया शब्द, फिर औद्योगिक पूंजी आया, फिर वित्तीय पूंजी आया। पहली स्टेज व्यापारिक पूंजी है। तो मैंने आपको बताया 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी तक ब्रिटेन के कुछ व्यापारी पूंजी का संचय करने लगे थे। जब उनके पास पूंजी का संचय हुआ, उनके पास पूंजी और ज्यादा इकट्ठा हो गई, तो वो पूंजी बाद में रूपांतरित हो गई औद्योगिक पूंजी में। ये रूपांतरण की प्रक्रिया है सारी। लास्ट में वित्तीय। मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, आपको सबको ध्यान होगा 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय लोग बड़ी मात्रा में आए, बड़ी संख्या में आए, और यहां से किससे वो सामान ले जाकर के क्या करते थे? इंग्लैंड जाकर बेचते थे। एक अनुमान है कि भारत में जो वास्को डी गामा आया, वो 3 जहाज लेकर आया था। इन 3 जहाजों में जो वो सामान ले गया, वो सामान उसने यूरोप के मार्केट में जाकर के 60 गुनी कीमत पर बेचा। 60 गुनी। क्रांतिकारी बात थी ये। व्यापार में 1.5 से लेकर 2% का 2 दुगने तक का फायदा बहुत बड़ा फायदा माना जाता है। यह 60 गुने पर आ गया। इसलिए यूरोप के लोग पागल हो उठे। इसीलिए यह जो वाणिज्यवादी विचारधारा है, इसी विचारधारा के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियां बनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। अरे ये क्या हो गया? इतना लाभ पूरब के देशों में जाने से। तो व्यापारिक पूंजी ये होती है कि जब आप किसी प्रोडक्शन यूनिट से कुछ सामान लाते हैं और उसको बेचते हैं। जैसे आप सामान्य दुकानदारों की बात करते हैं, सामान्य दुकानदार क्या करते हैं? कहीं से सामान लाते हैं, उसको बेचते हैं। सेकंड स्टेज क्या होती है? माना आपके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, देन औद्योगिक पूंजी की बात आती है। जब पूंजी आपके पास इतनी ज्यादा इकट्ठा हो जाए, चाहे आप साबुन बनाते हैं, चाहे आप कपड़ा बनाते हैं, चाहे आप कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपने ये विचार करना शुरू किया कि जो हम खरीद के लाते हैं, क्यों ना हम खुद ही पैदा कर लें। आपने उद्योग बनाने शुरू किए। यहीं से ये रूपांतरण हुआ व्यापारिक पूंजी का औद्योगिक पूंजी के रूप में, और ये औद्योगिक पूंजी सबसे ज्यादा ब्रिटेन में खड़ी हुई। और इस औद्योगिक पूंजी ने इतने उद्योग खड़े कर दिए, अभी मैं आपको बताऊंगा, उद्योगों की इतनी श्रृंखला हो गई, इतने उद्योग स्थापित हो गए कि अब यह हुआ कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या की जाए। तो ये इन्होंने पूंजी का निवेश करना प्रारंभ कर दिया। तो चाहे वो एशिया है, चाहे चीन है, चाहे भारत है, चाहे अफ्रीका है, इन देशों में इन लोगों ने, यहां के पूंजीपतियों ने, इंग्लैंड के पूंजीपतियों ने, और जगह के लोग हैं पर अभी हम इंग्लैंड की चर्चा कर रहे हैं, इन लोगों ने क्या करना शुरू किया? पूंजी निवेश करना शुरू कर दिया। रेलवे में पूंजी निवेश। भारत में जो रेलवे का विकास देखते हैं वो इस पूंजी निवेश पर ही आधारित था। इसी के अंतर्गत भारत सरकार की तरफ से उनको गारंटी सिस्टम प्रोवाइड करवाया गया कि आप हमारे यहां पूंजी निवेश करें, हम आपको एक निश्चित प्रतिशत लाभ अवश्य देंगे। दिस इज कॉल्ड गारंटी सिस्टम। ये कई बार पूछा गया है और इसके एग्जाम में भी आया है। तो ये 3 भाग आए। अब इसमें हम बात करते हैं कि इस वाणिज्यवाद की, इस पूरा ये अपना आप में एक टॉपिक है। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत एक सब टॉपिक है। इस वाणिज्यवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें सम्मिलित। इसमें पहली विशेषता यह सम्मिलित होती है कि इसमें स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है। अर्थात जो सरकार है, राजा है, वो सारी अर्थव्यवस्था पर अपना कंट्रोल रखता है। हिंदी में बोलते हैं राज्य नियंत्रित अर्थवाद। सरकार द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। इसके बाद दूसरी बात आती है कि इनमें जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट अधिक होना चाहिए और इंपोर्ट कम होना चाहिए। एक्सपोर्ट अधिक हो, इंपोर्ट अधिक हो, ताकि इस देश को लाभ ज्यादा से ज्यादा हो सके। तीसरी बात आती है कि इनकी जो ड्यूटीज हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज इतनी बनाई जाएं और इतनी बढ़ा दी जाएं कि अगर दुनिया में किसी देश से आपके यहां सामान आ रहा है तो वो सामान तो हो जाए महंगा और उनका सामान हो जाए सस्ता, जैसा कि इंग्लैंड ने किया। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं।
भारत की किसी भी विलासिता की सामग्री का इंग्लैंड में आना प्रतिबंधित किया गया, उस पर टैक्स लगाया गया। एक एग्जाम्पल मिलता है, उस एग्जाम्पल में आया कि ब्रिटेन में एक रेशम के रुमाल की कॉस्ट 400 पाउंड हो गई। 400 रुपए तो आज भी नहीं है रुमाल की कीमत। किसी भी तरह का रुमाल ले लो आप। इसका मतलब यह है कि वो भारत की कीमतों को, भारतीय वस्तुओं को, इनके कीमतों को इंग्लैंड में मिनिमम रखना चाहते हैं। एक बात और आई, सोना चांदी। सोना चांदी, ज्यादा से ज्यादा सोने चांदी का अपने आप में संग्रहण होना चाहिए। आप लोगों ने एक सामान्य बात सुनी होगी, अक्सर हमारे सामान्य परिवारों में बोला जाता है कि घर में सोना होना चाहिए, घर में ज्वेलरी होनी चाहिए। ज्वेलरी होना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह बात इनके यहां भी थी, पर इसकी फॉर्म और फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट था। तो सोने चांदी के को इन्होंने एक्युमुलेट करने पर बल दिया। और ये सोना चांदी भारत से ही नहीं, भारत को तो आप लोगों ने सुना होगा कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर सोना था कहां? सोना भारत में 2-3 जगहों पर था। एक तो भारत के जो मंदिर थे, ऐसी जगह थी, अथाह सोना था जहां पे, और दूसरे लोगों के घरों में। 1930 में जब आर्थिक महामंदी हो गई, उससे पहले एक कैलकुलेशन आया कि दुनिया का 60% सोना फ्रांस और अमेरिका के पास है। यह कैलकुलेशन बनी। तो जब उस संदर्भ में भारत में चर्चा हुई तो अनऑफिशियली एक बात आई, कहते इन कैलकुलेशन करने वालों ने भारत के घरों का तो कैलकुलेशन अभी किया ही नहीं, क्योंकि यहां तो घर में किसी को पता नहीं होता कि उनके घर में कितना सोना है। बहू को सास का पता नहीं, सास को बहू का पता नहीं, इतना सोना है। सोना समृद्धि का प्रतीक। अब एक खास बात जिसकी जरूरत अब पड़ेगी, और जो इंग्लैंड जिसमें सबसे एक्सपर्ट हो गया, वो थी नेवी। नेवल फोर्सेस। अब जितना भी एक्टिविटीज होनी थी वो समुद्र के थ्रू हो रही थी। थल सेना तो थल में लड़ेगी, थल में आपको प्रोटेक्शन देगी, नेवी आपको समुद्र में प्रोटेक्शन देगी। 15वीं-16वीं शताब्दी तक यह एक आइडियोलॉजी डेवलप हो चुकी थी कि आने वाले समय में जिस व्यक्ति का नियंत्रण समुद्र पर होगा वो दुनिया में राज करेगा, और वो इंग्लैंड था जिसने समुद्र पर नियंत्रण कर दिया। 16वीं शताब्दी में कुछ समय के लिए पुर्तगाल का नियंत्रण रहा, लेकिन 1580 के बाद यह परिवर्तन आ गया। इंग्लैंड के पास सारा कंट्रोलिंग इंग्लैंड के पास आ गई, नेवी आई। इसका एक सबसे बड़ा परिणाम था, इस देश का आर्थिक रूप से समृद्ध बनना तो था ही था, सबसे बड़ा परिणाम था साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद। परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों की स्थापना, जॉइंट रेगुलेटेड स्टॉक कंपनी, ये उसका टेक्निकल नाम है, जॉइंट रेगुलेटेड स्टॉक कंपनी। कुछ लोगों ने मिलकर के एक कंपनी बनाई और वो व्यापार करेंगे। ये इसी कंसेप्ट की देन है। इसने एक चीज और दी, बैंकिंग सिस्टम डेवलप किया, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलप किए, वित्तीय संस्थाएं, बीमा, इंश्योरेंस। क्योंकि अभी तक व्यापार समुद्र में होता था। आपके पास 10 जहाज हैं, 6 जहाज हैं, 2 जहाज हैं, अगर जहाज डूब गए तो आप बर्बाद हो गए। तो ऐसे में उन्होंने लॉयड कंपनी एक बनी, सबसे पहले एक इंश्योरेंस का सेक्टर डेवलप किया कि उसमें से कुछ प्रीमियम देना होगा, और अगर किसी को ऐसी हानि होती है तो उसको कंपनसेट किया जा सके। ये पूरी विचारधारा, इस विचारधारा ने
उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद को जन्म दिया। और अभी मैं आपके पास थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुका हूं कि किस तरह से इंग्लैंड ने, ये छोटा सा इंग्लैंड, और इसने कनाडा, अमेरिका, अफ्रीका, शुरू में तो अफ्रीका ही है, बाद में अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय उपमहाद्वीप, भारत नहीं शब्द इस्तेमाल करेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप शब्द बोलेंगे हम लोग, इतने एरियाज इन्होंने जीत लिए। और ये सारी जगहें इंग्लैंड के लिए कच्चे माल का स्रोत बनेंगे और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यानी कि तैयार माल का बाजार बनेंगे। तो इंग्लैंड के पास ये बड़ा सपोर्ट सिस्टम था जो फ्रांस के पास इस रूप में नहीं था। इसीलिए नेपोलियन कहा करता था कि ये दुकानदारों का देश है, अगर मैं इसको हरा नहीं सकता हूं तो इसकी भोजन नली तो काट सकता हूं, क्योंकि इसकी भोजन नली यहां से आ रही है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनके लाइन चेक कर दो। और इसलिए उसने सिस्टम शुरू किया जिसको महाद्वीपीय प्रणाली भी कहते हैं। अब अगले बिंदु पर बात करते हैं कि किस तरह से एक और बात आती है जिसको हम एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन कहते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कृषि सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। ग्रामीण क्षेत्र और कृषि सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। उसकी चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। ये काउजेस की लगभग चर्चा भी चली रही है। कृषि क्रांति का मतलब आप थोड़ा सा एक बार समझ लें कि क्या मतलब है इस बात का। एग्रीकल्चर, आप लोग समझ सकते हैं कृषि के क्षेत्र में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं खेती की। भूमि, लैंड, फिर बात करेंगे फसलों की, तरह तरह की फसलें, फसलों के सिस्टम, फिर बात करेंगे पशुपालन की, क्योंकि खेती का और गांव का एक अविभाज्य अंग है सारी दुनिया में पशुपालन। उसके बाद करेंगे किस बात की रिवॉल्यूशन है, तो टेक्निकल चेंजेस क्या हैं, तकनीकी परिवर्तन क्या क्या आए हैं। तो इस बात को समझने के लिए हम एक एक करके बात करते हैं। था क्या कि जैसा कि भारत में और अन्य देशों में भी होता है कि जो जमीन का एक बड़ा भाग है वो कुछ लोगों के पास संकेंद्रित है। वो समाज का छोटा वर्ग है लेकिन उसके पास जमीनें ज्यादा हैं। और जो मार्जिनल फार्मर्स और छोटे किसान और सीमांत किसान हैं उनके पास जमीनें बहुत कम है, 2 बीघे, 4 बीघे, 6 बीघे, 1 बीघा, कोई जमीन नहीं। इस तरह के लोग ज्यादा होंगे। तो हुआ यूं, यहां पर एक मूवमेंट शुरू हुआ। ये सब 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, औद्योगिक क्रांति से ठीक पहले यानी 18वीं शताब्दी तक एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको एनक्लोजर मूवमेंट कहते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है, हिंदी में बोलते हैं इसको बाड़ाबंदी आंदोलन। बाड़ाबंदी आंदोलन। और इस एनक्लोजर के अंतर्गत एक्ट बनाए गए, नियम, कुछ कानून बनाए गए। इस बाड़ाबंदी कानून का मतलब था कि जैसे हमारे यहां अपने इंडिया में हम चकबंदी बोलते हैं, खेती इधर उधर बिखरी हुई थी उसको एक साथ लाने की प्रक्रिया, इसको हम चकबंदी कह रहे हैं, एनक्लोजर कह रहे हैं, एनक्लोजर मूवमेंट। अब था क्या कि जो दबंग लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, उन लोगों ने छोटे लोगों को या तो फुसलाकर, बहलाकर या सख्ती से बोला कि आपके पास जो 2 बीघे जमीन है वो हमको दे दो, नहीं दोगे तो मारेंगे, मार के ले लेंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पे ऐसे कमजोर लोगों की संख्या बहुत थी जिनके पास 1 बीघे, 2 बीघे, 10 बीघे जमीन थी। इन लोगों को अपनी जमीनें छोड़नी पड़ेंगी। अगर ये, और इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, अगर ये अपना गांव और अपना जमीन अगर छोड़ते हैं तो कहां जाएंगे? 2 विकल्प हैं।
या तो आप इन जमींदारों के यहां खेती मजदूर बन जाओ, लेकिन इतनी संख्या है कि इनके यहां खपत नहीं होगी, इसलिए ये लोग जाएंगे शहरों की तरफ। लीड्स, लॉर्ड्स, लिवरपूल, लंदन, मैनचेस्टर, एनफील्ड, जहां जहां जा सकते थे, जो आसपास के शहर थे, जाने शुरू। नुकसान हुआ, घर छोड़ के जाना पड़ा। फायदा औद्योगिक क्रांति को हुआ, क्योंकि शहरों में जहां उद्योग स्थापित थे वहां पर उनको लेबर फोर्स मिला सस्ता, बहुत सस्ता, सस्ता लेबर फोर्स मिला। तो इसने एक तरफ नुकसान किया। यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट आता है। इंग्लैंड में इस आंदोलन के दौरान भेड़ें आदमी को खाने लगी, भेड़ें आदमी को खाने लगी। ये स्टेटमेंट बड़ा चकित कर देने वाला है। एक बार कहीं यूपीएससी में ही पूछा हुआ है ये कि भाई भेड़ें आदमी को कैसे खा सकती हैं। तो पता लगा भेड़ों के जो बाड़े थे, बड़ी संख्या में भेड़ें, ये देखिए सामने लिखा हुआ पशुपालन, इस पशुपालन में नस्ल सुधार किया गया। जो जानवर है उसका वेट ज्यादा बढ़ाना, और जैसे भेड़ है तो उसके बाल ज्यादा होने। तो ये एक तरह का नस्ल सुधार कार्यक्रम था। तो इसमें हुआ ये कि जहां लोग रहते थे उन लोगों की जगह बाड़े बना दिए गए, बाड़े बन गए। जहां पशु रहते थे, जहां आदमी रहता था, वहां कौन चले गए? बाड़ों में पशु चले गए, यानी ये भेड़ चली गई। और आदमी कहां? बाहर। तो इसलिए कहना शुरू कर दिया कि भेड़ ने आदमी को खाना शुरू कर दिया। इसी तरह से फसलों की बात आई। आप जानते हैं हमारे पास हम सिस्टम करते हैं, हमारे पास नॉर्मली 3 तरह की फसलें होती हैं, कुछ जगह 3 है, कुछ जगह 4 है, कुछ जगह 5 भी हैं। तो फसल चक्र प्रणाली, क्रॉप रोटेशन, दोहरी फसल, तिहरी फसल प्रणाली, एक खेत में एक बार में हम 2 फसल से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? इस संबंध में जो टेक्निकल चेंजेज आए थे वो सब इस क्रांति के अंतर्गत हुए।